हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम प्रियम्बल पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। शुरुआत से शुरुआत की जाए। किसी भी स्टैट्यूट में जो शुरू में लिखी हुई लाइन्स रहती हैं, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, माना जाता है कि इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। जिन लोगों ने उस कानून को बनाया है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे थे। अगर स्टैट्यूट में कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं पे डिस्प्यूट है, तो प्रियम्बल से हमें गाइडेंस मिलेगा कि क्या मंशा रही थी वो लॉ बनाने के पीछे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रियम्बल जो है वो उस लॉ का स्कोप या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। और जिस केस में जो भी स्टैट्यूट है, जो भी लॉ है, वो बहुत क्लियर है और उसमें कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, ऐसे केस में खास करके प्रियम्बल एक्सटेंड या फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा इनैक्टिंग पार्ट को। Preamble of a constitution summarizes the aims and objects of the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एम्स और ऑब्जेक्ट्स रहे थे वो हम जानेंगे, क्योंकि प्रियम्बल जहाँ से आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तभी एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया था। जो आइडियल्स थे उसमें कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उनका उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था और उसी के बेसिस पे प्रियम्बल बना है। आप अगर पढ़ना चाहें तो वो भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। बेरूबारी यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट्स एंड ऑल्सो एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लैंग्वेज इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस। दैट मीन्स कि एक तो क्या ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन फुलफ़िल करना चाहता है, एंड सेकेंडली जहाँ पे लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लगती है या कुछ डाउट अराइज होता है तो प्रियम्बल से हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा ऐसे आर्टिकल या ऐसे सेक्शन या ऐसे प्रोविज़न में। प्रियम्बल्स को देखते हुए हम इंटरप्रेट करेंगे। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था दैट प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुरदास भार्गव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने ये फॉलोइंग लाइन्स कही थी प्रियम्बल को लेके। द प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ जूल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्रॉपर यार्डस्टिक with which one can measure the worth of the constitution। तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि प्रियम्बल कितना इम्पोर्टेंस रखता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा प्रियम्बल, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद होना ही चाहिए। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, वीडियो मुझे बेमतलब में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, पर आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद होगा ही, और नहीं है तो होना ही चाहिए इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था 1976 में और ये 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के एक जजमेंट में कहा कि इस अमेंडमेंट से जो एक्सप्लिसिट था, जो इम्प्लिसिट था उसे एक्सप्लिसिट कर दिया गया। दैट मीन्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी कंट्री में ऑलरेडी थी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अमेंडमेंट से ये चीज़ खुलकर पोर्ट्रे की गई, एक्सप्लिसिट की गई। अब हम जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में उनको डिस्कस करेंगे, उनका क्या मीनिंग है अच्छे से जानेंगे। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? देखिए, जब हम ब्रिटिश के अंडर थे तब हम एक कॉलोनी थे, हमारे ऊपर उनका राज था, दे वर कंट्रोलिंग अस, ब्रिटिश क्राउन वॉज द हेड, तब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। देन हमें जब फ्रीडम मिली, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, तब हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। उस एक्ट में ये लिखा था, जो यूके की पार्लियामेंट में पास हुआ था, कि इंडिया पाकिस्तान चाहें तो डोमिनियन स्टेटस में भी रह सकते हैं, खुद को सोवरेन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम सोवरेन ही रहना चाहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी हम डोमिनियन स्टेटस क्यों
खुद पर लगाएंगे। डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि ब्रिटिश हमें फ्रीडम तो दे ही गए थे, लेकिन अगर हम उनके डोमिनियन होते तो सिर्फ नाम मात्र के लिए जो यूके का क्राउन है वो हमारे हेड होते, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं। बट कॉन्ट्ररी टू दैट, इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ही हैं जो हम ही इलेक्ट करते हैं। किसी एक्सटर्नल पावर का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंक्लूडिंग फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, डिफेंस वगैरह वगैरह। देन सोशलिज्म, जैसा आप जानते होंगे, कम्युनिज्म, सोशलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका नेशनलाइजेशन हो जाना और सब लोगों में बराबरी से बांटना। इसका अपोजिट कैपिटलिज्म माना जाता है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को, जो बड़े इंडिविजुअल्स रहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं जिनके बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उन्हें प्रमोट करना कैपिटलिज्म माना जाता है। लेकिन सोशलिज्म ये होता है कि जितने मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं, सारे रिसोर्सेज उनके बीच में इवनली बांट देना, ताकि जो वेल्थ और अदर सोशल फैक्टर्स का गैप है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो गैप ना रहे। हम सोशलिज्म स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं करते जैसा चाइना या फिर रशिया का सोशलिज्म है। हमारा एक खुद का सोशलिज्म है, जैसा इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था। हम एक बैलेंस बना के चलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो गैप है रिच एंड पुअर में, उसे हम जिस हद तक हम कर सकें नेगेटिवेट करें, कम करें। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एलिमिनेट करें जहाँ तक हम कर सकें। देन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का होता है कि जितने रिलीजन्स हैं, जितने धर्म हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करें और जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसका कोई खुद का एक रिलीजन नहीं हो। हमारी कंट्री का कोई ऐसा खुद का रिलीजन नहीं है कि हम इंडिया में हिंदुइज़्म को प्रमोट करेंगे या फिर हमारी कंट्री हिंदू कंट्री है, ऐसा हम प्रोफेस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री मानता है, उन्होंने कंट्री का रिलीजन इस्लाम डिक्लेयर कर रखा है, और ऐसी कई और भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन वी फॉलो सेक्युलरिज्म, दैट मीन्स स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और सारे रिलीजन को हम इक्वली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी होता है जिसमें स्टेट का, गवर्नमेंट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन पब्लिक को कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका जाता है। उसको नेगेटिव सेक्युलरिज्म बोलते हैं। फ्रांस में नेगेटिव सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है पॉजिटिव है। गारंटी टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन इज़ गारंटीड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो फंडामेंटल राइट्स में ही गारंटीड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर। इसका मतलब यही होता है कि सुप्रीम पावर लाइज विद पीपल। हमारी जनता के पास ही रियल पावर है। जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, दे ओव देयर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द पीपल। जैसे हम स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें तो लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के इनडायरेक्टली होते हैं, एंड स्टेट असेंबली में भी लोअर हाउस के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो जो पावर है लोगों के हाथ में ही है, एंड वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके थ्रू जनता अपनी पावर और अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे, वो इलेक्टेड हैं एज अपोज टू मोनार्की, जहाँ राजा रूलर होता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
जो हाईएस्ट ऑफिस है, जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो भी लोगों में से ही इलेक्ट करके चुने जाते हैं। एंड ऑल ऑफिसेज आर ओपन टू सिटीजन। नाउ वी हैव जस्टिस। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, 3 तरह की जस्टिस प्रॉमिस की गई है प्रियम्बल में: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस हम कह सकते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेक्शन हैं या फिर कुछ कास्ट ऑफ पीपल हैं, उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उन्हें इक्वालिटी मिले समाज में, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबका सेम स्टेटस रहे सोशली। दिस इज़ सोशल जस्टिस। देन इकोनॉमिक जस्टिस, जैसा हमने सोशलिज्म में भी डिस्कस किया था, नेशनल वेल्थ का और रिसोर्सेज का बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ये कहना तो थोड़ा बेवकूफ़ी सी हो जाएगी कि सबके पास इक्वली मनी हो, जो अमीर हैं उनसे लेके हम गरीबों को दे दें। इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब होगा कि जो प्रोडक्शन की तरफ जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन मिले, उनको उसका प्रॉफिट मिले, लेकिन जो वेल्थ एक्वायर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको इक्वली मिले, सबको बराबरी से मिले। इन थर्ड इज़ पॉलिटिकल जस्टिस। उसका सीधा मतलब यही हम कह सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, एनी पर्सन कैन बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। देन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सारी लिबर्टी हमें फंडामेंटल राइट्स में ही गारंटी की गई है और इन फ्रीडम के बिना डेमोक्रेसी का कोई सेंस नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जैसा आर्टिकल 15 में कहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसे हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कह सकते हैं। देन स्टेट के अंडर एम्प्लॉयमेंट में सबके लिए इक्वालिटी रहेगी, ये आर्टिकल 16 में कहा है। इसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वही इंश्योर करते हैं कि सब एक सेम फुटिंग पे रहें। फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। अगर कोई सेक्शन ऐसा है पॉपुलेशन का जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतना उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में, तो इक्वालिटी कैसे आएगी अगर उन्हें ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ देकर नहीं लाया जाए तो। Then universal adult franchisee, that anyone who is above 18 can vote in the elections, ये भी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इंश्योर करता है ताकि सारे सेक्शंस अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें चुनाव में। हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करे प्रियम्बल के। अब एक सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1960 में दैट प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 में। इन केस की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक, उस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज़ कहा, जो कि एक बहुत लैंडमार्क केस है और 13 जजेस ने ये केस का जजमेंट दिया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और उसको अमेंड भी किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ना डिस्टर्ब करते हुए, लेकिन जस्टिकेबल नहीं है। प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिकेबल, उसके बेसिस पे कोर्ट अप्रोच नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। सो ये था प्रियम्बल के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।